टैक्स वसूली का काम सूबे की निगम, पालिकाएं और अन्य सरकारी विभाग नहीं कर सके, वो काम करके दिखा दिया केंद्र सरकार के 500 और 1000 के नोटबंदी के फैसले ने। आलम कुछ ये हो गया कि बात चाहे सरकारी करों को चुकाने के बारे में करें या फिर बिजली कंपनियों के बकाया बिलों की, सालों से अटका हुआ पैसा जिसे बंदूकधारी जवान नहीं निकाल सके, वो पिछले 5 दिनों में निकलकर सामने आ गया और अभी भी इन बकाया पैसों के बरसने का दौर जारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां पर कितने पैसों की हुई वसूली। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल को करीब 100 करोड़ का बकाया बिल मिला। पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को करीब 160 करोड़ का बकाया बिल मिला। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर को करीब 105 करोड़ का बकाया बिल मिला। वहीं निगम के टैक्सों के बारे में बात करें तो लोगों ने खुलकर बकाया पैसे देने में रुचि दिखाई। सबसे अधिक कर इंदौर नगर निगम को मिला, 25 करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा। भोपाल नगर निगम को विभिन्न मदों में 22 करोड़ का बकाया टैक्स मिला है। जबलपुर नगर निगम को अलग अलग मदों में करीब 9 करोड़ का टैक्स मिला। ग्वालियर की बात करें तो नगर निगम को 6 करोड़ के लगभग बकाया टैक्स मिला। चूँकि 1500 के नोट 24 तारीख से चलने वाली से नगर निगम ने भी इसके लिए प्रयास किया है कि उनके ड्यूज हम वसूल करें। लगभग 3.25 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स का जमा हुआ है। 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि पानी के बिलों की जमा हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा करके जो ड्यूज उनके हैं उनको जमा जरूर करेंगे। और अभी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में दर्ज हुआ है वो 22 करोड़ का है, जिसमें लोक अदालत से एक दिन पहले यानी 11 तारीख को कुल 5 करोड़ आया था और उसके बाद 3 दिन मिला के 17 करोड़ आया, तो लगभग 22 करोड़ की है वसूली हमारी। और हम अभी भी 24 तारीख तक जो है वो 500,000 के नोट एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ राशि इसमें से कैश आई है। जो बड़े नोट स्वीकार किए 1000 और 500 के जो बड़े नोट, पुराने नोट जो भारत सरकार ने कैंसिल कर दिए हैं, उनके कारण जो है 25 करोड़ 50 लाख रुपया करीब हमको मिला है। और पिछले साल से जो आज की तारीख में पिछले साल हमारी वसूली थी उसमें और इस साल जो हमारी आज की वसूली है उसमें करीब 33 करोड़ हम लोग प्लस में हैं। पिछले साल की तुलना में 33 करोड़ टोटल प्लस। यकीनन नोटबंदी के मसले को चाहे कैसे भी देखा जाए, लेकिन जहां बात सरकारी उगाही की आई है वहां ये पूरी तरह फायदेमंद साबित हुई है। बात ये भी सही है कि ये मसला सियासी तौर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से नहीं चूक रहा है। अच्छा है, नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, नगरीय निकायों में काम होंगे, नगर निगम होंगी, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनको फंड मिलेगा और वो पैसा पूरी तरीके से उन्हीं नगरीय निकायों में खर्च होगा, विकास के लिए खर्च होगा, सौंदर्यीकरण के लिए खर्च होगा और निश्चित है इसमें समाज का योगदान शामिल हो जाएगा। पुराने नोट जमा करते हैं तो क्या वो काली कमाई नहीं होगी? अगर वो वास्तव में ऐसे लोग थे जो अपने समय पर कर जमा करते थे तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सरकार ने जो छूट दी है तो सरकार की जो दोहरी नीति है इससे निश्चित रूप से सरकार के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है और सरकार की दिशा और दशा क्या है। देश में नोटबंदी के जितने साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं उसके समानांतर सकारात्मक परिणाम भी बराबरी से मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और सरकारी टैक्स की वसूली को भी कुछ इसी तरह के परिणामों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर अब तक सरकारी विभाग और निगम इस मोर्चे पर विफल क्यों साबित हो रहे थे। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम चर्चा शुरू करें इसके पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। नोटबंदी का फैसला बकाया बिल और टैक्स वसूली में फायदेमंद साबित हुआ है। अब तक इस वसूली में क्यों विफल रहे थे सरकारी विभाग? क्या टैक्स वसूली का ये मसला सियासी विवाद की भी वजह बनता जा रहा है? क्या वसूली को लेकर अपने आगे की रणनीति में बदलाव लाएंगे विभाग? तो आज हम नोटबंदी के बाद क्या नफ़ा और क्या नुकसान हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, कांग्रेस के युवा नेता नासिर इस्लाम जी और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चेतन सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शर्मा जी आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। जी,
पिछले एक हफ्ते से पूरा देश नोटबंदी के मामले में एक तरह से ये कह सकते हैं कि जुबानबंदी भी हो रही है, इसमें जुबान चल भी रही है, नोटबंदी के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं इसके लाभ की बातें पहले हो रही थी, बीच में कुछ दिक्कतों की बातें भी हुई और अब मामला फिर पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। हम लेकिन अभी एक मुद्दे पर आना चाहते हैं इसके कि इसके फायदे किस तरह से मध्य प्रदेश की जो आर्थिक हालत है उसको सुधारने में हो रहा है, कर्ज वसूली में हो रहा है। कहीं ना कहीं जो आपने देखा नगर निगम में पैसा आ रहा है, मध्य प्रदेश के जो विद्युत मंडल हैं उनके पास कर्ज की वसूली या बकाया वसूली हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, ये निर्णय इसको मैं अच्छे रूप में इसलिए देख रहा हूँ कि अगर आप देखें जब से ये सरकार आई वो बराबर 2 वर्षों से ये कोशिश कर रही है कि लोग बैंकों से जुड़ें और जो उन्होंने अपने घर में रुपया रख रखा है उसको बैंकों में लेकर आएँ। आप जनधन योजना को देख लीजिए, या उन्होंने जो कहा कि आप काला धन को उजागर करिए उस हाल देख लीजिए, या ये जो नोटबंदी का भी उन्होंने जो निर्णय लिया है, इससे एक जो फायदा हुआ है, जो नकली मुद्रा है वो खत्म हो जाएगी, काला धन खत्म होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों ने अपने घरों में रुपया रखा हुआ है वो सीधा बैंकों में आएगा। कहीं ना कहीं इस उनका उद्देश्य मुझे जो लग रहा है, आप अगर रुपये को 2 भागों में बांटें, 1 रुपया वो है जो देश का ही है और जो काला धन हो गया है, और 1 रुपया वो है जो नकली है और बाहर से छप के आ रहा है। इस निर्णय से नकली रुपया तो एकदम खत्म हो ही गया है और उसको अब आग लगा दी जाएगी। और उसका एक उदाहरण ये है कि नक्सलाइट एरिया से लेकर के कश्मीर के पत्थरबाजों तक कोई पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, इसका मतलब वो नकली रुपये से होते थे और उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगी है। अब जो काला धन है उसको मैं निजी रोज से, ये मेरी निजी राय है राघवेंद्र जी, मैं काले धन को काला धन और गोरा धन रूप में नहीं देखता। जो रुपया अनटैक्सड है, जो सरकार को आपने कम घोषणा की है, उसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं 2 भागों में रखता हूं। एक भाग तो वो है, एक व्यक्ति ने अपने परिश्रम से और पुरुषार्थ से पैसा कमाया है, लेकिन उसके आधार पर चूंकि टैक्स प्रणाली इतनी जटिल है कि उस आधार पर कहीं ना कहीं उसने शो नहीं किया है। और दूसरा रुपया वो है जो रिश्वतों के आधार पर है और जो ड्रग्स है जिस किसी ने तमाय किया है, वो 1 रुपया अलग है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जो रुपया अब जमा हो रहा है, नगर निगमों में जमा हो रहा है और दूसरे तरीकों से जमा हो रहा है, ये रुपया वो था जो कहीं ना कहीं आदमी ने मेहनत से तो कमाया है लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं अगर वो नगर निगम में जमा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में इसमें सरकार को लाभ होता है। उसका कारण हम ये देखते हैं कि अगर बैंकों को या नगर निगमों को बहुत दिनों तक अगर नहीं चुकाएं तो कई बार नगर निगम भी वो जो छोटा चुकाने वाला होता है उसको माफ कर देता है। बड़ा आदमी को तो वो प्रॉपर्टी नीलाम कर देंगे, जैसे इस बीच में 2-4 दिन पहले उन्होंने किसी माल को कहा था कि हम नीलाम करेंगे, लेकिन छोटे व्यक्ति को वो कई वक्त उसको राइट ऑफ कर देते हैं, उसकी कह देते हैं कि पेनाल्टी माफ कर दो, तुम ओरिजिनल जमा कर दो। ये हमने बिजली के बिलों में भी देखा और इसका किसी सरकार से लेना देना नहीं है। ऐसा काम कांग्रेस के समय भी हुआ और ऐसा काम भाजपा के समय भी हुआ। राजनीति से इससे कोई लेना देना नहीं है, ये प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। ऐसी स्थिति में अगर वो पैसा आ रहा है तो मैं तो इसको अच्छा ही कहूँगा राघवेंद्र जी। बिल्कुल। मैं कांग्रेस के पास जाने के पहले मैं भाजपा का पक्ष जान लेते हैं हम लोग कि चेतन सिंह जी इस बारे में क्या सोचते हैं। बहुत विस्तार से रमेश जी ने बताया और हमने भी कई चीज़ें आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई कि किस तरह से वसूली हो रही है, लेकिन ये मजबूरी में ही सही एक लाभ तो हो रहा है। एक पक्ष हम इसका ये मान लेते हैं, एक पक्ष है, दूसरा पक्ष कांग्रेस बताएगी कि इसके मायने क्या है, लेकिन आपकी राय क्या है इसमें? देखिए राघवेंद्र जी, बहुत सिंपल सी बात है। लोगों ने जमा पूंजी और छोटी छोटी बचत के माध्यम से जो बचा के रखे थे, आने वाले समय में उनकी कुछ और प्लानिंग रही होगी, कुछ और कार्यक्रम करने की होगी, किसी के बेटे को कहीं पढ़ाने की, किसी के कोचिंग में बैठाने की, किसी को कहीं भेजने की, किसी की शादी की, किसी के अन्य की, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता होगा, कोई अन्य काम में करना चाहता हो। जब सरकार का यह निर्णय आया कि इतनी तारीख के बाद अब ये नोट नहीं चलेंगे, तो लोगों ने सोचा कि जब ये नोट तब नहीं चलेंगे तो इससे पहले अभी जो हमारे सिर पर लायबिलिटी है क्यों ना हम इसको चुका करके एक ऋण से तो मुक्त हो जाएं। इस हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, बिजली का बिल हुआ और ये सब देने की मानसिकता, अन्य कामों की बजाय इसको प्राथमिकता जरा लोग कम देते हैं। लेकिन जो पेनाल्टी का खेल है, पेनाल्टी का खेल भी बड़ा जोरदार खेल है राजन। आपने तो इसके सारे नगर निगम में भी रिपोर्टिंग की है, आपको ज़्यादा अनुभव है, लेकिन नगर निगम में पार्षद रहते हुए हमने भी जो अनुभव वहाँ से लिए हैं, तो सारी पेनल्टी में ही लेन देन के सारे रास्ते चलते हैं। उसको इतना विस्तार से मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के इस निर्णय से वो पैसा जो शायद इनको वसूल करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, जनता ने स्वतः आगे बढ़ करके दिया और इसके लिए किसी को किसी प्रकार की जाति भी नहीं करनी पड़ी। चेतन जी, इसमें मैं एक उदाहरण जोड़ना चाहूंगा। एक खबर आई हमारे पास, दुर्ग
नगर निगम जो है उसमें एक बकायेदार ने 29 साल से उस पर बकाया था, वो बकाया राशि भी इस चक्कर में जमा कर दी कि 1500 के नोट तो बंद हो गए, क्यों ना इनको कुछ और करने से बेहतर है कि इसको एक कर की अदायगी के रूप में कर दिया जाए ताकि आपके ऊपर से बोझ कम हो। ऐसी लेकिन बहुत सारी बातें ये तो प्लस में है, पॉजिटिव है। जो दिक्कतें भी हो रही हैं वो नासिर जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या इसमें दिक्कतें हैं या आप इसे कितना अच्छा मानते हैं? मैं तो एक बात कहूं आपसे जी कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जनता के विरोध में लिया गया निर्णयों के अंदर अगर गिनती करी जाए तो ये निर्णय मात्र वो निर्णय है जिससे देश की 125 करोड़ जनता का हाल बुरा है। आज लोग लाइनों में लगे हैं। मैं अस्पताल से अभी थोड़ी देर पहले ही आया, कोई मेरे दोस्त के फादर एडमिट थे, उनसे पैसे लेने को मना कर दिया। दोहरी नीतियां, झूठ बोलना सरकार में बैठ के, और एक प्रधानमंत्री और एक देश के वित्त मंत्री, एक तरफ मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं पब्लिक। ये बहुत ही ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर इन पदों की गरिमा को खत्म करके रख दिया इन लोगों ने। पहले दिन एक प्रदेश के क्या देश के मतलब जो सबसे बड़े अखबारों में जिसकी गिनती होती है उसकी हेडलाइंस के अंदर छपता है कि अब जो हम नोट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उस नोट के ऊपर जीपीएस सिस्टम है, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक में आक्रोश नहीं आए, गरीब लोगों में आक्रोश नहीं आए। और अगले दिन वो साबित होता है, वित्त मंत्री कहते हैं साहब ये खबर कहां से चली, यूएनआई पे कहां से चलेगी? वित्त मंत्री जी क्या कहना चाहते हो आप? दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री ने गरीब मजदूर किसान हर आदमी को लाइन में खड़ा करके और उसके बच्चों को 3 दिन 4 दिन भूखा सोने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं देश के वो लोग जिनको आज पूरा प्रत्येक व्यक्ति किस नाम से जानता है, आपके साथ खड़ा दिखता है वो व्यक्ति, देश के लोगों का खून उबलता है कि हमारी गाढ़े पसीने की खून कमाई को हम अपने पैसे लेने जाएं तो लट खाएं, और तुम सबसे बड़े ब्लैक में जो मनी होल्डर्स हैं इस देश के अंदर आज की तारीख के अंदर, जो बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं, वो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तुम उनके साथ वायरल हो रहा हो पूरी सोशल मीडिया के ऊपर। अफसोस की बात है, ये हिटलर शाही है। इसके अंदर आपने, इस देश के अंदर 2 हाउसेस हैं, आपको कोई इस तरह की चीज लेके आना थी, उसको टॉप सीक्रेट तरीके से आप देश के अंदर जो भी ऐसे निर्णय लिए गए उसके अंदर ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं आप, मध्य प्रदेश के ऊपर आज केंद्र सरकार ने रोक लगा दी कि सरकारी बैंकों के ऊपर जो 12,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा कर दी, 1200 करोड़ रुपए जो उन्होंने जमा किए हैं उसके ऊपर अभी डिसीजन होना बाकी है। किसका पैसा है वो मैं पूछना चाहता हूं, और मेरा तो साफ साफ पूर्ण विश्वास है कि शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल के पैसे हैं जो उन्होंने राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से कैश करने की कोशिश करी है, रोक लगाई है केंद्र से। इसके अलावा मैं बात करने आ रहा हूं, फिर आपने कल एक खबर दी सारे मीडिया के अंदर चली, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर पैसे लिए जाएंगे, गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर पैसे लिए जाएंगे पुराने, जिनके लोग मरीज वहां पे, वो उनसे आप प्रॉमिसिंग नोट लेकर, लेकिन वहां पे साफ आप कह रहे हैं कि नहीं कोई इस तरह का कुछ नहीं होता, अखबार में हमने दिया। ये दोहरी नीतियां नहीं है तो क्या है? दूसरी बात में आता हूं, आप जो कह रहे हैं टैक्स जमा कर दी, क्या यही तरीका है जनहित में काम करने का? क्या लोगों के लिए काम करने का यही तरीका है कि उनके गरिबान पैसे घर के अंदर घुस के आप उनके वो तोड़ के आप उनसे पैसे छीन के लाएं, और या तो फिर उनके बच्चों को भूखा सुलाकर आप उनसे पैसे लेके आए? बहुत देर बाद मुद्दे पर आए। अब मुद्दा अपना यही था कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन से जो भी सरकार ने का जो फैसला किया था नोटबंदी का, उसकी मुश्किलें हम लोग देख रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, ये सब देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं और छप भी रहा अखबारों में। लेकिन आज जो इसका मुद्दा था वो ये था कि इस एक आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से एक बुरी खबर के बीच में, एक बुरे फैसले के बीच में एक अच्छी बात ये निकल कर आ रही कि सरकार के पास वो कर्ज की वसूली हो रही है या वो करदाता कर अदा कर रहे हैं जो एक तरह से डूबत खाते में चला गया था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तो सब चीज अच्छा है, आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे लोगों से ये अलग बात करने के, ये वो, बात वो डिबेट का दूसरी विषय है। हम सिर्फ अभी इस पर फोकस कर रहे थे कि इस बुरे फैसले में एक अच्छी बात ये निकल कर आई कि 450 करोड़ के आसपास वो पैसा आपको मिल गया जो मिलने वाला कम था। ये इस पर मैं लौटूंगा आपके पास, और प्रोमिनेंट अधिकारी जैसे कि हमने अपने गवर्नर साहब को बदला और उनको अमेरिका जाने में मजबूर कर दिया। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर को हमने देश का रिजर्व बैंक का गवर्नर बना के बिठा दिया। इसी तरह के निर्णयों से अगर देश की जनता से वसूले जाते हैं पैसे, तो फिर ये तरीका जो है ये तो कोरिया के अंदर भी अपनाया जा रहा है, और वो ये मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद ये तो कोरिया होने की निशानी हो जाएगी। वो एक विषय होगा, उस पर कभी अलग डिबेट करेंगे। शर्मा जी, जो कुछ कांग्रेस और बीजेपी ने कहा सुना, आपको क्या लगता है कि इन दोनों बातों में से कौन सी ज्यादा सही है? हम नहीं कह सकते कि सारी बातें गलत है और ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ सही है,
लेकिन जो कम गलत या कम सही हो उस पर आपकी राय? नहीं, स्वाभाविक रूप से कई बार ऐसा हो गया है, सरकार किसी की भी हो, उसने एक निर्णय लिया तो सरकार के समर्थक लोग उसको दीवान के दीवान रच देते हैं उसके बारे में, और जो उसके विरोधी हैं वो उसमें ऐसी गालियां निकालते हैं, ऐसी आलोचनाएं करते हैं, ऐसा लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं और वो कहते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं। मुझे लग रहा है इसलिए तो हमने आपको बिठाया ताकि आप बताएं, कोई भी निर्णय होता है उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ समस्याएं होती हैं। निर्णय जहां तक का है, निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है ये। और अगर आपको याद हो, पहले दिन कांग्रेस ने यही कहा था, जिस रात को फैसला हुआ था उस दिन कांग्रेस का स्टेटमेंट आया था कि राष्ट्र हित में वो सरकार के इस फैसले के साथ हैं। दूसरे तीसरे दिन से वो लोगों की व्यवहारिक कठिनाइयों को लेकर के सामने आए। निर्णय का विरोध कांग्रेस ने ना तो तब किया था, ना निर्णय का विरोध उन्होंने आज किया। उन्होंने लोगों की व्यवहारिक कठिनाइयों पर कटाक्ष किया था, और कांग्रेस ने तो बल्कि एक घोषणा की थी, मुझे पता नहीं कि भोपाल में उन्होंने लागू किया कि नहीं किया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने यह कहा था कि कांग्रेस के लोग लोगों की तकलीफ में साथ हैं और उनको पानी पिलाएंगे, कुर्सियां देंगे और उनकी सेवा संभाल करेंगे बैंकों की लाइन में। मुझे पता नहीं भोपाल में कांग्रेस ने किया है कि नहीं किया। तो फैसला जो है वो बहुत अच्छा फैसला है, राष्ट्र का निर्णय में अच्छा है। इसके एक झटके में वो सारी की सारी नकली करेंसी कूड़े के ढेर में बदल गई, और जितना काला पैसा भी है वो जितना आ जाएगा उतना आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन इसमें एक जो व्यवहारिक कठिनाई आ रही है कि 2000 नोट के पहले अगर 500 का नोट पहले आ जाता या थोड़े से 100 के नोट पहले आ जाते तो मैं समझता हूँ लोगों को इतनी कठिनाई नहीं होती। और इसके अलावा एक और बात है, एक और बात मुझे लग रहा है, जिस देश में छोटी छोटी बातों पर हंगामे होते हैं, जरा सा एक्सीडेंट हो जाएगा लोग बस जलाने लगते हैं, चक्के जाम कर देते हैं। इतनी बड़ी घटना पर अगर देश में कहीं चक्का जाम नहीं हो रहा है, देश में कहीं लोग हाथ में पत्थर नहीं उठा रहे हैं। वो एक कल सर्वे आया था जिसमें मैंने पढ़ा था कि 82% लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया, 18% लोगों ने बुरा किया है। जनजीवन जैसा था वैसा चल रहा है। अस्पतालों में बाकायदा मरीज हैं, रोड पर चल रहे हैं, रोडों पर कारों के जाम लग रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है, दवाइयां मिल रही हैं, सब्जी वाला बराबर आ रहा है, जिंदगी जाम कहीं नहीं हुई है। और वो जो सरकारी बैंकों का पैसा भी है किसानों का, वो सरकार की गलती नहीं है, वो स्टेट बैंक ने चूंकि कन्वर्जन रोका हुआ है, राज्य सरकार ने लिखा हुआ है। और मैं समझता हूं किसानों के हित में सहकारी समितियों के बीच में जो पैसा अटक गया है वो पैसा भी इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था जी। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है कि जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है बैंकिंग का, वो इस पर ये व्यवसाय या लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिजर्व बैंक की तरफ से इसका लाइसेंस है। इस पर चूंकि अब बहस शुरू होगी जब उन्होंने पाबंदी लगाई है इसके बाद, लेकिन निर्णय ये था कि जिस बैंक के पास रिजर्व बैंक का लाइसेंस है वो 500,000 के नोट ले सकती है। लेकिन चेतन जी, बहुत सारी बातें बहुत ही असरदार अंदाज में नासिर इस्लाम जी ने कही थी। एक बात तो माननी पड़ेगी कि भले ही फैसला अच्छा था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ रहा, और उसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार का फेल्यूर है। फेल्यूर इसलिए है कि आपको मालूम था कि आप नोट बंद करने जा रहे हैं, आपको मालूम था कि आप नए नोट लेकर आ रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था करने का जिम्मा किसका था? अगर गरीब आदमी, गरीब और मजदूर अपने किसी ठेकेदार से पैसे लेने के लिए मोहताज है कि उसके पास खुले पैसे नहीं है, तो इसका जिम्मा किसके पास है? इसका जिम्मा इस निर्णय पर आता है जिस निर्णय पर अमल करने में चूक हुई। इस पर आपकी राय? देखिए राघवन जी, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस फैसले से अधिकतम लोगों को असुविधा हुई है, क्योंकि अधिकतम लोगों के पास बड़े बड़े नोट थे, छोटे नोट लोग लेते भी नहीं थे और प्रचलन में भी नहीं थे, लगभग कमोबेश यही स्थिति रही। लेकिन इस सारे फैसले से मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि वास्तव में 80 से 90% लोग इस फैसले से सहमत हो, कहते हैं कि देश हित में अगर ये फैसला है और देश की करेंसी में एक भरोसा और विश्वास जगाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को एक ताकत देने के लिए फैसला है, तो हम देशवासी इसमें जो भी असुविधा हो रही सरकार के साथ खड़े हैं। बेहतर क्या आप ये नहीं समझते, ये नहीं होता कि ये सारे राजनीतिक दल देशभक्ति का, सुन तो लीजिए आप, नहीं, मैं देशभक्ति की बात आपने दुरुपयोग कर लिया। मैं देशभक्ति कोई बात नहीं कर रहा सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि 1.5 दिन के बाद ये बात सच है कि सारे राजनीतिक दलों ने सबसे पहली प्रतिक्रिया में सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन जब ये असुविधा हुई, जो चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब लोगों ने देखा, तो क्या बाकी राजनीतिक दलों को क्या इस पर जरूरी था कि राजनीति करते, वो भी इस पर सोल्यूशन करते, वो भी देशवासियों से अपील नहीं कर सकते थे? मुझे एक नेता की अपील बता दीजिए जो आज विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया।
हम आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे। निश्चित रूप से जनता की तकलीफ है, आपकी भी तकलीफ है, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, देश बदलने का फैसला लिया, तो क्या आप सरकार के साथ खड़े नहीं हो सकते थे? क्या सर्जिकल स्ट्राइक में जिस प्रकार के आपने आक्षेप सरकार पर लगाए वो क्या उचित थे? आज फाइनेंशियल स्ट्राइक में जिस प्रकार की आप बात कर रहे हो ये क्या उचित है? अरे सरकार भी आपकी है, देश भी आपका है। ये देश भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी पर नहीं चल रहा है, ये देश के संवैधानिक आस्थाओं पर चलता है। ये देश माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अगर उनको देखेंगे तो निश्चित रूप से हमको हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, न कि किसी राजनीतिक या किसी सामाजिक विचारधारा के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। मैं तो केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपकी तकलीफें सिरोधार्य हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आपकी तकलीफ को हर संभव हमारी सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। हमारा आपसे भी निवेदन है कि सरकार के माध्यम के साथ साथ आप भी एक जरिया बनकर के लोगों के हाथ बढ़ाइए, मदद का हाथ बढ़ाइए। हो सकता है हम सब मिलकर के साथ चलें तो मेरा देश फिर से खड़ा हो सकता है। और राघवेंद्र जी, जब आप करेंसी की बात करेंगे, इस करेंसी के जो आंकड़े हैं सन 2011 से लेकर के 2013 तक में 500 करोड़ रुपए के नकली नोट हजारों 500 के इस देश में चल रहे हैं। आखिर ये सब क्या है? देश के पेट्रोल पंप पे आप भी जाते थे, 500 का नोट देते थे तो पेट्रोल पंप का कर्मचारी ऐसे देखता था, अरे भैया हमारे घर में नहीं छप रहा है, ये हिंदुस्तान की करेंसी है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे देश का जब भी नागरिक जाए उसके मन में इस प्रकार का भाव नहीं आए। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा जरूरी था। चेतन जी आपके पास। लेकिन अगर प्रतिपक्ष या देश के जो दूसरे दल हैं वो सरकार के फैसले के साथ नहीं होते तो इस मुद्दे पर भारत बंद भी हो सकता था, लेकिन किसी दल ने इसका आह्वान नहीं किया। ये जनता की बिल्कुल नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए आप। बंद होता ना होता ये अलग बात है, लेकिन आह्वान वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो इस देश के इस फैसले के साथ है कि नोट बंद करके गड़बड़ी नहीं की। आपको समझना पड़ेगा कि अगर प्रतिपक्ष सरकार को सहयोग नहीं करता, लेकिन संसद में तो बात करेगा ना वो। अगर जनता को दिक्कत होगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, अगर जनता को दिक्कत होगी तो वो बातें भी करेगा। लेकिन ये कहना गलत है कि सरकार के साथ विपक्ष नहीं है। अगर नहीं होता तो इस मौके पर अगर भारत बंद का आह्वान विपक्ष कर देता तो मुझे नहीं लगता कि 50% से कम बंद होता, कम से कम 50% से ऊपर ये बंद होता। लेकिन 100% बंद होता। मैं लौटूंगा आपके पास। नासिर जी, तो वैसे ही बंद पड़ा है राघवेंद्र जी। शर्मा जी, एक दिक्कत जरूर है थोड़ी सी, हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं ये कई बार मुद्दों से भटक के भाषण की तरफ चले जाते हैं और उस विषय से वो गंभीरता कम हो जाती है जिस पर अपन फोकस करना चाहते हैं। हमारा फोकस ये था कि इस गलत और बुरे सही फैसले के बीच में जो लाभ हुआ है, हम उस लाभ पर चर्चा करना चाहते थे कि वो लाभ अगर वसूली के रूप में आ रहा है, कारण जो भी हो, हम ये नहीं कहते कि उस वजह से हो रहा है, लेकिन अगर लाभ हो रहा है तो उस लाभ की चर्चा करने में क्या दिक्कत है? निश्चित रूप से एक आदर्श स्थिति राघवन जी ये होती कि सत्ता पक्ष ये कहता कि हाँ फला जगह असुविधा हो रही है और लोगों की असुविधाओं को हम दूर करेंगे, और विपक्ष ये कहता कि सैद्धांतिक रूप से ये निर्णय बहुत सही है और जो असुविधा हो रही है हमें बताइए, हम उसमें क्या आपको मदद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। कई वक्त राष्ट्रीय मुद्दों को भी राजनीतिक दल राजनीतिक बना लेते हैं, समस्या वहां खड़ी हो जाती है। शर्मा जी, समय की तंगी में एक बार फिर लौटूंगा, अगर कम शब्दों में लोग अपनी बात कह देंगे, एक राउंड हम और बात कर सकते हैं। नासिर जी, बहुत संक्षेप में जी। देखिए, फैसले के ऊपर जो बताया जा रहा है उसके ऊपर किसी को आपत्ति ना, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने नहीं ना हम लेते। चेतन जी, आप तरीके के ऊपर नहीं, मेरी बात पूरी हो जाएगी, मेरी बात पूरी हो जाती है राघवेंद्र भाई, बात हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको बधाई। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, देखिए मेरे 4-5 सवाल है, वो जवाब मुझे चाहिए। अगर ये फर्जी नोट और जाली नोट आते थे जो देश के अंदर, वो मैं भी मानता हूं कि आते थे, अब क्या 2000 के रूप में जो लोग छापते थे, जो आतंकवादी हैं, जो भी हैं, जिनको सबसे कड़ी सजा मिलना चाहिए, वो क्या अब नहीं छापेंगे 2000 का नोट? पहला सवाल मेरा। दूसरी बात, क्या हम विपक्ष की भूमिका को कुछ नहीं समझते? जो बुला के सुविधा की बात आज आप कर रहे हैं वो पहले कर ली जाती। दूसरी बात। तीसरी बात, अभी आपने कहा कि भारत देश के अंदर, अरे आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके सामने कहने में क्या ये बात करूंगा कि 10,000 लोगों के ऊपर एक बैंक भी नहीं आ पा रहा है। दूसरी बात, 67% इस देश के अंदर किसान हैं, उन 67% किसान भाइयों में से 40% आपके
प्लास्टिक मनी के ऊपर, यानी आपके कार्ड पे और बैंक के ऊपर बिल्कुल वो नहीं होते। उनके चावल बेचने का टाइम था, उनके सोयाबीन बेचने का टाइम था। आज जो काला बाजारी चल रही है, आप ब्लैक मनी के नाम से आपने काला बाजारी को, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ी काला बाजारी 25% के ऊपर नोट आज बदला जा रहा है मध्य प्रदेश में और भोपाल के अंदर। कौन सी कालाबाजारी की बात करते हैं आप? कौन सी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया आपने? अगर आपका तरीका सही होता है इन चीजों को करने का, समय की तो कमी है। निश्चित रूप से हो सकता था। अगर आप चाहें कि एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बहनोई को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना के इस तरीके से काम करे, तो माफ करिए, इस बात के ऊपर हर एक व्यक्ति को आपत्ति है। इस देश के अंदर, देश के प्रति हम सब भी भक्त हैं देश के, हम भी इस भारत माता से उतनी मोहब्बत करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा करते हैं। चेतन जी, भी कर सकते हैं। आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में। देखिए राघवेंद्र जी, देश हित में लिया गया फैसला है, देश के लिए आवश्यकता के अनुसार लिया गया फैसला है, क्योंकि जिस प्रकार के जो करेंसियों का जो आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था, जिस प्रकार की करेंसी हवाला को बढ़ावा मिलता था, जिस प्रकार के नहीं बस समय की तंगी में मुझे माफी के साथ जो रुकना काले पड़ेगा। धन की या बात तो को आप- लेकर के जो हमारा मुद्दा था, जी। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जो भरोसा दिलाया था, जो वादा किया था, उस वादे को निभाया और माननीय प्रधानमंत्री शर्मा के जी फैसले वादे के को साथ देश निभाया, खड़ा है। चेतन जी का कहना यह है, आपकी क्या राय? निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि उन्होंने काले धन के लिए ये निर्णय अचानक नहीं है, ये क्रम से लिया गया फैसला है। आप देखें कि उन्होंने जनधन योजना लाए, हर आदमी का खाता खुलवाया, फिर दूसरे क्रम में उन्होंने कहा कि सारे खातों को आधार कार्ड से जोड़ दीजिए, फिर तीसरी स्टेज में आकर के उन्होंने कहा कि काला धन जो है, आधार कार्ड शुरू की बात नहीं कर रहा हूँ, खाते से आधार कार्ड सरकार ने जुड़वाया। एक नंबर पर उन्होंने कहा कि खाता खोलिए हर आदमी, दूसरे नंबर पर कहा खाते को आधार कार्ड से जोड़िए, तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि काला धन बाहर लाइए, चौथे नंबर पर मुद्रा बदली। राघवेंद्र जी, ये निर्णय का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आगे चल करके कुछ एक दो निर्णय और होंगे। बिल्कुल, मैं हम दर्शकों को पहले तो मैं सभी साथियों को साधुवाद देता हूं कि वो चर्चा में उन्होंने हिस्सा लिया। हम दर्शकों को ये बता दें कि हमारा मसला ये था, हमारा मुद्दा था कि इस फैसले के बहाने जो 500,000 के नोट बंद किए गए, सरकार के वो बकाया, वो कर वसूली हो गई जिसकी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, या वो डूबत में चला गया था। उस में जो फिगर हमारे पास अभी आया वो ये है कि लगभग 450 करोड़ रुपए ऐसे थे जो मध्य प्रदेश की नगर निगम को या जिला सहकारी या बैंकों को मिलना नहीं थे। बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं। उन सब दिक्कतों से अलग हटकर एक अच्छी खबर ये भी है कि कर्ज वसूली या कर वसूली भी इसमें हुई है। एजेंडा में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।